हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी फंडा। लास्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक था वो था एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को लेकर। ये टॉपिक हमने मंडे को दिया था कल पे, बट वीडियो अपलोड नहीं हुई थी बिकॉज आई वाज नॉट वेल, थोड़ा फेवरिश था, इस वजह से वीडियो रह गई थी मेरी। बट कोई बात नहीं, आपका एग्ज़ाम बहुत पास आ रहा है, तो जो मंडे का डे वेस्ट हुआ है हम उसको कवर कर लेंगे संडे के दिन क्लास लेकर। आज हम कल की टॉपिक की वीडियो डाल देते हैं और जो एक डे वेस्ट हुआ है हमारा, हम संडे को इस बार वर्किंग रखेंगे। सो विल बी अपलोडिंग टॉपिक ऑन संडे एज वेल एंड यू गाइज विल बी प्रैक्टिसिंग ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। क्योंकि अब एग्ज़ाम में बहुत कम दिन रह गए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि एक संडे ऑफ लिया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि वो होता क्या है। देखो, कई बार ऐसा होता है कि जो सबसे बेसिक जो एंटीबायोटिक होती है वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है। जैसे यहाँ पे हमने पेनिसिलिन का एग्जांपल लिया है, जब इसने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया है, जो बेसिक एंटीबायोटिक है जिसे हम बोलते हैं ना कि सबसे बेसिक एंटीबायोटिक है, जैसे आपको कोल्ड हुआ है, आपको कफ हुआ है, जो भी बेसिक एंटीबायोटिक है, जब वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है तो हम बोलते हैं कि रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है। वो किस वजह से होता है? वो बेसिकली इवोल्यूशन की वजह से होता है कि बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, पैरासाइट हो गया, वो जो भी है वो हमसे पहले इवोल्यूट कर रहा है। हमारे एंटीबायोटिक को जनरेट करने से पहले हमने न्यू एंटीबायोटिक निकाली या न्यू ड्रग डेवलप करी, उससे पहले उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने इवोल्यूशन करके अपना पैटर्न चेंज कर दिया है। इसलिए जो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी वो इफ़ेक्टिव नहीं रही है। इसके बाद डेफिनेशन देखते हैं। इट अकर्स व्हेन बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई एंड पैरासाइट चेंज ओवर टाइम एंड नो लॉन्गर रिस्पॉन्ड टू मेडिसिन्स, मेकिंग इन्फेक्शंस हार्डर टू ट्रीट एंड इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ डिसीज स्प्रेड, सीवियर इलनेस एंड डेथ। अगर आप लोग अभी तक न्यूज़पेपर रीडिंग डेली कर रहे होंगे तो 1 वीक पहले आई गेस एक आर्टिकल आया था द हिंदू में, एडिटोरियल आया हुआ था, उसमें बताया था कि हमें इमरजेंसी अप्रूवल चाहिए होता है कुछ हार्डलाइन एंटीबायोटिक्स का। इमरजेंसी अप्रूवल के बारे में आर्टिकल था वो, और वो बहुत ही अच्छा आर्टिकल था। उसमें ये बताया हुआ था कि एक यंग पेशेंट की कैसे एक इमरजेंसी अप्रूवल के थ्रू हमने एक इमरजेंसी अप्रूवल लिया न्यू ड्रग का। क्योंकि आपको पता है कि बहुत अगर कोई ड्रग इन्वेंट भी हो गई है या तो उसको पहले बहुत सारी टेस्टिंग के थ्रू जाना पड़ता है, उसके बाद ही उसे रेगुलेटरी सब कुछ पास करके अप्रूवल मिलता है, तो वो बहुत एक लंबा प्रोसीजर होता है। तो उस आर्टिकल में यही बताया हुआ था कि हमने किस तरीके से इमरजेंसी अप्रूवल की ज़रूरत है ताकि हम जो बहुत ही यंग पेशेंट्स हैं ना, उनकी जान हम बचा सकें। क्योंकि एक बहुत बड़े लेवल पे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस स्प्रेड हो रहा है, तो हमें ज़रूरत है न्यू एंटीबायोटिक्स की। और जो मार्केट में न्यू एंटीबायोटिक्स आ रही है तो उनका रेगुलेटरी अप्रूवल बहुत जल्दी होना चाहिए ताकि हम उसे मेडिकल लाइन में हम यूज़ कर सकें। तो उसके ऊपर था वो पूरा आर्टिकल। तो चलिए अब आगे देखते हैं। सबसे पहले आता है कि इसके पीछे रीज़न क्या क्या हो सकते हैं कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस फैल रहा है। तो सबसे पहले क्या होता है कि इनडिस्क्रिमिनेट कंजम्पशन। इसका मतलब ये है कि डॉक्टर ने आप गए हो, आपको कोई और प्रॉब्लम है, कोल्ड की प्रॉब्लम है जो कि वायरल है, और आपको एंटीबायोटिक रिकमेंड कर दी है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, एक्सेसिव यूज़ होता जा रहा है। तो एक्सेसिव यूज़ की वजह से क्या हो रहा है, जो बहुत ज़्यादा एक चेंजेस आ रहे हैं और हम उस हिसाब से अपनी एंटीबायोटिक्स को या अपनी ड्रग लाइन को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक रीज़न है। उसके बाद है यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स इन पोल्ट्री। आपको सबको पता होगा लाइव स्टॉक में, पोल्ट्री फार्मिंग में बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का यूज़ होता है, तो ये भी बहुत बड़ा मेजर रीज़न है। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है, सेल्फ मेडिकेशन का, कि आपको कोल्ड हुआ या सपोज़ आपको कफ हुआ, चलो यार ये तुम एंटीबायोटिक खा लो, ये पर्टिकुलर मेडिसिन है, आप ये खा लो, इससे ठीक हो जाएगा। तो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन लिए, बिना कोई टेस्ट करवाए जब आप मेडिसिन खा लेते हो, दैट इज़ कॉल्ड एज सेल्फ मेडिकेशन, और वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी होती है। फोर्थ होता है इनकम्प्लीशन ऑफ प्रेस्क्राइब्ड कोर्स। सपोज डॉक्टर ने, जब भी आप जाओगे आप नोट करना, डॉक्टर आपको 5 डेज़ का कोर्स रिकमेंड करते हैं। जैसे फीवर हुआ है तो जैसे मुझे भी 5 डेज़ का कोर्स रिकमेंड करा है, वरना 3 डेज़ का करेंगे, वो आपकी सिम्टम्स पर डिपेंड करता है। तो आपको लगा कि आप 2 दिन में रिकवर कर गए हो, तो आप जनरली वो बचे हुए दिन को स्किप कर जाते हो या इग्नोर कर देते हो। तो उस वजह से क्या होता है, जो कोर्स की पूरी टाइमलाइन है ना, वो बीच में ही रह जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि किस वजह से AMR इतना स्प्रेड हो रहा है। तो ये भी एक रीज़न है। उसके बाद है कि हाइजीन और सैनिटेशन प्रॉपर नहीं है।
देखो जब भी हम बोलते हैं ना कि डिसीज़ स्प्रेड हो रही है, तो जब डिसीज़ स्प्रेड होती है उसके पीछे सबसे बेसिक रीज़न यही होता है कि हाइजीन प्रॉपरली मेंटेन नहीं है या सैनिटेशन नहीं है। जैसे जो डिसीज़ ऐसी होती है जो वन पर्सन टू अनदर फैलती, जैसे कम्युनिकेबल डिसीज़ जो होती है, जैसे हम नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ के एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये सब डिसीज़ क्या होता है, हाइजीन और सैनिटेशन से बहुत ज़्यादा हद तक लिंक होती है। तो इसलिए बोला जाता है कि सराउंडिंग में जितना हो सकता है उतना हाइजीन रखिए, उतना सैनिटेशन अपना रखिए प्रॉपर, ताकि आप और भी कुछ नहीं तो बीमारियों से बच सकें। तो ये एक चीज़ है। और लास्ट पॉइंट है, कोई भी रैपिड डेवलपमेंट नहीं हो रही है एंटीबायोटिक्स की, तो ये एक पॉइंट है। रैपिड डेवलपमेंट अभी हमने ऊपर डिस्कस करा था, जैसे उस आर्टिकल में भी था। अगर डेवलपमेंट हो भी रही है ना, तो हमारी जैसे हमने ये 2 ड्रग सपोज़ करो आपको हमने ये इन्वेंट कर ली, सबसे पहले तो दिक्कत आ रही है कि हमने जब ये मेडिकल मार्केट में निकाली ना, तो बहुत सारे लोगों ने जब ये ली या पोल्ट्री में यूज़ हुई, तो क्या हो गया, जो हमारा वायरस था उसने इस ड्रग को यूज़ पूरी पॉपुलेशन में स्प्रेड होने से पहले ही वो इवोल्यूट कर गया, वो अपने आप को चेंज कर गया, अपना जेनेटिक पैटर्न चेंज कर दिया। तो कुछ पर्टिकुलर पॉपुलेशन में तो जहाँ पे ये नया वायरस जो अब बना होगा या नया बैक्टीरिया जो बना होगा, वहाँ पे तो ये ड्रग काम करनी बंद कर जाएगी। तो एक तो ये रीज़न है। दूसरा ये है कि जब हम कोई नई ड्रग लेकर आते हैं ना, तो उसको रेगुलेटरी अप्रूवल नहीं मिल पाते हैं, या मिलते हैं तो उसकी टाइमलाइन बहुत ज़्यादा लंबी होती है। तो ये भी एक रीज़न है। तो ये आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये डेटा है एक्चुअली में, देखो मैंने आपको हमेशा बताया है, कोई भी पॉइंट हो या कोई भी टॉपिक हो, उससे रिलेटेड 1 या 2 डेटा या इन्फॉर्मेशन या एग्ज़ाम्पल हमेशा आपको याद होने चाहिए। बहुत ज़्यादा नंबर भी याद नहीं हो रहे हैं ना, तो आप बहुत बेसिक सा याद कर रहे हो। जैसे रफली हम बोलते हैं ना, फिगर आपको याद नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, आप रफली में एक फ़िगर याद कर लो। चलिए, ग्राम रिपोर्ट के हिसाब से 1.27 मिलियन पीपल 2019 में डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से डेथ हो गई थी। WHO की रिपोर्ट के हिसाब से AMR इज़ वन ऑफ द टॉप 10 ग्लोबल पब्लिक हेल्थ थ्रेट फेस बाय ह्यूमैनिटी। देखो ये वाला डेटा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर सकते हो, क्योंकि इसमें एज सच कोई भी नंबर नहीं है जो आपसे याद नहीं होगा या मेमोराइज़ करने में दिक्कत आएगी, एग्ज़ाम में याद करने में दिक्कत आएगी कि हमने क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। बहुत सिंपल है कि जो टॉप 10 पब्लिक हेल्थ क्राइसिस वर्ल्ड फेस करने वाला है उसमें से एक होगा AMR, ऐसा WHO की रिपोर्ट में बोला गया है। तो बस ये बहुत अच्छा एक डेटा है, इसको आप याद कर लीजिए। और उसके बाद ही उसी रिपोर्ट में एक दिया गया था कि अगर हमने इसको कंट्रोल नहीं करा AMR को, तो इकोनॉमिक क्राइसिस 10 मिलियन का हो सकता है, हेल्थ क्राइसिस हो सकता है 10 मिलियन एनुअल डेथ का। ये एनुअल डेथ की हम बात कर रहे हैं, 10 मिलियन एनुअल डेथ, इट्स अ ह्यूज नंबर। और 100 ट्रिलियन इकॉनमी लॉस हो सकती है बाय 2050। तो बहुत जल्दी कुछ स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। तो ये भी डेटा अगर आपको याद हो जाए तो आप कर सकते हैं इसे। अब सबसे पहले आएगा कि इंडिया ने क्या स्टार्ट करा है, इंडिया के एफर्ट्स। देखो इसमें ना हमने 2 तरीके से एफर्ट्स डिवाइड करे हैं, एक तो इंडियन लेवल पे और एक हमने करा है इंटरनेशनल या जैसे आप बोलते हैं ना ग्लोबल लेवल पे, क्योंकि ये एक ग्लोबल थ्रेट है AMR। तो इसके 2 तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इंडिया का देखते हैं। इंडिया ने रेड लाइन कैंपेन लॉन्च करा है। इस कैंपेन में क्या है, ओवर द काउंटर सेल जो होती है ना ड्रग की, जैसे आप मेडिसिन लेने गए और आपने बोला कि मुझे ये पर्टिकुलर मेडिसिन चाहिए, तो वो हमेशा आपसे बोलेगा कि सर आप मुझे प्रिस्क्रिप्शन शो करें। तो जब तक आप प्रिस्क्रिप्शन शो नहीं करोगे तो जो शेड्यूल H1 ड्रग होती है उनकी सेल बैन कर दी गई है। तो इंडिया का ये रेड लाइन कैंपेन है। सेकंड, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में आई थी, उसने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को की हेल्थ केयर इशू टर्म किया गया था और उसके लिए प्रायोरिटी सेक्टर डेवलपमेंट स्टार्ट करी थी। तो एक ये पॉइंट है। उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया था एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के ऊपर 2017 में। ये बेसिकली इसके ऊपर था कि इंटर गवर्नमेंटल या इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन या सिनर्जी से बोलते हैं ना, वो इंक्रीज़ हो। ये इस चीज़ के ऊपर पर्टिकुलर ये प्लान था, तो इसको आप याद कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है कि गवर्नमेंट ने 40 FDC बैन कर दी है, क्योंकि वो रिस्क रहता है उनका कि वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को बढ़ा सकती है। अच्छा, 40 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन बेसिकली क्या होती है, जैसे एक पर्टिकुलर मेडिसिन में आप एक ही एक्टिव फार्मास्यूटिकल कंपाउंड यूज़ कर रहे हो, तो जो FDCs होती है उसमें क्या होता है कि 2 या 3, एक से ज़्यादा मतलब आप एक्टिव फार्मास्यूटिकल कंपाउंड यूज़ करते हो, तो उससे क्या होता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट तो उससे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ने का चांसेस रहते हैं। और दूसरा ये होता है कि उसमें सेंसिटिविटी नहीं पता हमें
हमने दोनों कंपाउंड को एक ही ड्रग में मिला दिया, तो हमें नहीं पता कि वो पेशेंट अगर हाइपर सेंसिटिव है किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा। तो ये एक यहाँ पे ये भी कंसर्न रहता है। और ये करा किस लिए जाता है, ये इसलिए करा जाता है सपोज़ वायरस या बैक्टीरिया ए ने आपको अटैक करा और आप ये मेडिसिन काम नहीं कर रही है, तो क्या होता है 2-3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन बना दिया जाता है कि एक नहीं कर रही है ना, तो इसमें 2-3 कंपाउंड डालो एक्टिव फार्मास्यूटिकल, ताकि वो अच्छे से अटैक कर पाए या कम्प्लीटली ओवरपावर कर पाए। तो फिलहाल गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया है, तो ये चीज़ है। उसके बाद ग्लोबल एक्शन देखते हैं। देखो बहुत सारी एक्शन गवर्नमेंट ले रही है, हमारी हर दिन ले रही है, बट जो आपको मेन लगते हैं ना, जो आप याद कर सकते हो उतनी ही आपको याद करने हैं। ऐसा नहीं है कि 10 पॉइंट याद कर लिए, एग्ज़ाम में एक भी याद नहीं आ रहा है। इससे अच्छा है 3 या 4 पॉइंट याद करो और वो ढंग से कंटेंट दे के लिखो। सबसे पहला है ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड यूथ सर्विलेंस सर्वे। ये 2015 में हुआ था WHO द्वारा, नॉलेज गैप्स को फिल करने के लिए। बेसिकली स्ट्रैटेजी मेकिंग प्लान है ये एंड AMR के ऊपर। उसके बाद AMR एक्शन फंड। देखो एक्शन फंड का हमेशा मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर एक किसी चीज़ को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। जब भी हम कोई एक्शन फ़ंड बोलते हैं ना, जैसे टेक्नोलॉजी एक्सेलरेशन फंड बोलते हैं हम, या एग्रीकल्चर इनोवेशन फंड बोलते हैं, तो वो उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए बनाया गया होता है। तो उसमें यहाँ पे फंडिंग करी जाएगी एंड दिस फंड इज़ बीइंग यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंटीबायोटिक्स। तो ये एक पॉइंट है। फिर वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक स्टार्ट किया गया है, ताकि लोगों को पता चले कि हम जैसे इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ कर रहे हैं, बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की दवाई ले रहे हैं, कंप्लीट नहीं कर रहे हैं अपना कोर्स, तो उसके बहुत सारे रिस्क होते हैं। और उसमें से एक रिस्क होता है AMR का। तो AMR इज़ अ सीरियस कंसर्न। आधे लोगों को ना, जैसे आप बात करने जाओगे तो उन्हें पता ही नहीं होगा कि AMR होता क्या है, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। आप बोलोगे आपको कोर्स कंप्लीट करना चाहिए, तो वो बोलेंगे कोर्स कंप्लीट किस लिए करना है, मैं तो ठीक हो गया 2 दिन में। तो ये बेसिक से टर्म्स है जो बहुत लोगों को लेमन लैंग्वेज में समझ नहीं होती है उनकी। तो चलिए अब वे फॉरवर्ड देखते हैं। हमेशा मैंने आपको बताया वे फॉरवर्ड भले ही आपको याद ना आ रहा हो, सिंपल लिखो, स्ट्रैटेजाइज करके लिखो। अगर आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है ना, तो हमेशा कुछ ना कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी मेकिंग की ज़रूरत है AMR के ऊपर। ये ऐसे पॉइंट है जो आप हर जगह यूज़ कर सकते हो, तो ये हमेशा वे फॉरवर्ड में आपको रेडी रहने चाहिए। एनकरेज करना है अप्रोप्रिएट और इन्फॉर्म्ड हेल्थ केयर सीकिंग बिहेवियर अमंग सिटीजन। ये बहुत ज़रूरी है। ये सबसे पहला पॉइंट है अवेयरनेस जनरेशन के ऊपर, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अभी मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, तो सबसे पहले जो ये सेल्फ मेडिकेशन की प्रॉब्लम चल रही है ना, और इनकम्प्लीट कोर्स की, तो ये सबसे पहले इसके बारे में एजुकेट करना चाहिए। सेकंड है सैनिटेशन को इम्प्रूव करना चाहिए। गवर्नमेंट वैसे इसको वॉश उनकी स्कीम है, उसके थ्रू काउंटर करने की कोशिश कर रही है, बट हाँ इसको हम वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं कि प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए और हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए। आज की तरह वेस्टर्न कल्चर का इम्पैक्ट कम होना चाहिए। एंड लास्टली डिस्कवरी होनी चाहिए नई ड्रग्स की बिफोर द इमरजेंसी ऑफ रेजिस्टेंस इन जर्म्स एंड प्रूडेंट यूज़ ऑफ अवेलेबल एंटीबायोटिक्स। देखो डिस्कवरी ऑफ न्यू ड्रग्स की तो आप लिख सकते हो, क्योंकि AMR इज़ अ टॉपिक जहाँ पे हम खुद बोल रहे हैं कि हमें न्यू ड्रग्स की मार्केट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। TB का एग्जाम्पल सुना है ना आपने, TB का सबको पता होगा। TB इज़ आज के टाइम पे बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम बन चुका है इंडियन गवर्नमेंट के लिए। तो इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है कि इसे 2025 या 2030 तक टारगेट लिया है कि नंबर ऑफ़ डेथ्स रिड्यूस करनी है TB से। तो फर्स्ट लाइन ड्रग होती है, सेकंड लाइन ड्रग होती है। तो ये जो फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन ड्रग है ना, ये बेसिकली रेजिस्टेंस की वजह से है। फर्स्ट लाइन ड्रग उन लोगों को जिनको नॉर्मल TB हुआ है, सेकंड लाइन मतलब जिनको रेजिस्टेंस TB हुआ है, और जिन्हें XDR वाला TB हुआ है, मतलब एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस वाला TB, फिर उनके लिए शायद 2 ही ड्रग अवेलेबल है, तो या शायद वही सेकंड लाइन ड्रग होती है। तो इस तरीके से आप देखो TB का वायरस हो गया या HIV का वायरस हो गया, ये बहुत जल्दी म्यूटेट करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी AMR से रिलेटेड जो आप लोगों को पता होनी चाहिए थी। एग्ज़ाम्पल इसमें अगर आप लिखना चाहो, वैसे एग्ज़ाम्पल आएगा नहीं, पर हाँ एक एग्ज़ाम्पल था न्यू दिल्ली मेटालो बीटा लैक्टेज करके, तो उसको आप देख सकते हो। ये एग्ज़ाम्पल भी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब ये नेमिंग करी गई थी तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला था कि न्यू दिल्ली के नाम से आप नेमिंग क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपने सुना है कोविड वायरस आया है जो उसकी ओरिजिन कंट्री है उसके नाम पे थोड़ी उसे नेमिंग करी गई है, उसे नॉर्मल COVID-19 बोला गया है। कहीं से पता चल रहा है कि इसका ओरिजिन कंट्री कौन सी है, कहीं नहीं पता चल रहा है। तो इसलिए ये एक पॉइंट है।
बाकी आई होप आप लोगों को समझ आया हो। कल की क्लास एज़ यूजुअल चलेगी, कल से जैसे चलती है वैसे ही चलेगी, और संडे इस बार आपका टॉपिक अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू।